इस वीडियो क्लास में आप लोग का स्वागत है। इस सेशन में हम जैक बोर्ड द्वारा जो आयोजित SA1 एग्ज़ाम है उसके जो 21 से लेकर 40 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो क्लास 12 का मैथ पेपर का सॉल्व हम लोग करने जा रहे हैं। जो पहले एक वीडियो हमने बनाया था उसी के क्रम में ये दूसरा पार्ट है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 40 तक के प्रश्नों को एक 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास कि द फंक्शन f(x) इक्वल टू 1 + x है और 5 - x है जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 है और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है। हमारे पास यहाँ 4 विकल्प दिए जा रहे हैं कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है एट x बराबर 2 पर। पहला ऑप्शन है कि कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है फंक्शन 2 पर। दूसरा ऑप्शन है कि कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है एट x बराबर 2 पर, ठीक है। और तीसरा विकल्प में है कि डिफरेंशिएबल है लेकिन कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। तो तीसरा विकल्प तो देखिए ये जो है सो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि एक फैक्ट है हमारे पास कि जो भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो सारे डिफरेंशिएबल फंक्शंस जो होते हैं कंटिन्यूअस होते हैं। तो ये डिफरेंशिएबल अगर होगा तो कंटिन्यूअस नहीं होगा ऐसा कोई बात नहीं है। तो ये ऑप्शन हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज है। अगर ये 1 और 2 अगर सही नहीं होगा तो ये नन ऑफ दीज हो सकता है। तो देखिए कंटिन्यूटी के लिए ये आवश्यक होता है कि जो फंक्शन है उसकी लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। यानी कि अगर हम ये बात करें, हालांकि इसका सॉल्यूशन जो है सो हमने यहाँ पे शॉर्ट में आपको करके लिख दिया हुआ है। तो इसके पहले बात करते हैं कि कंटिन्यूअस फंक्शंस कब होता है। तो देखिए ध्यान दीजिए कि अगर एट x बराबर a पे बात हम कर रहे हैं तो एट x बराबर a पे फंक्शन तभी जो है कंटिन्यूअस कहलाएगा जब लिमिट की जो वैल्यू है a पर वो और फंक्शन की जो वैल्यू है a पर वो दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। और ये लिमिट एग्जिस्ट तब करेगी जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो। ये क्योंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की ज़रूरत हमें उस समय पड़ती है जब जिस पॉइंट पे हम फंक्शन की लिमिट निकालना चाह रहे हैं उस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड फंक्शंस अलग अलग डिफरेंट टाइप से अगर डिफाइंड है। जैसे कि इस क्वेश्चंस में आप देख रहे हैं कि एट ए पॉइंट 2 पर बात हो रही है, हमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है। तो 2 से कम की ओर यानी लेस देन 2 पे फंक्शन जो डिफाइंड है वो 1 + x डिफाइंड है, ठीक है। और 2 से ग्रेटर के लिए फंक्शन 5 - x डिफाइंड है। तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालना होगा, राइट हैंड लिमिट भी निकालना होगा, ठीक है। और एफ ए की भी वैल्यू निकालनी होगी। अगर ये तीनों बराबर होते हैं यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ये एफ ए, अगर ये तीनों बराबर होते हैं तभी हम कह पाएंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो हम यहाँ अगर गौर करें तो आप देखेंगे कि ये लेफ्ट हैंड की जो लिमिट आ रहा है और राइट हैंड लिमिट जो आ रहा है वो 3 आ रहा है, दोनों 3 आ रहा है और फंक्शन की वैल्यू भी जो है वो 3 आ रही है, ठीक है। इसको हम लोग देख ले रहे हैं। यहाँ पे आप गौर करिए कि ये जो f(x) है वो 1 + x है और 5 - x है। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकालेंगे तो यहाँ पे इसका डिफिनीशन होगा 1 + x, 1 + x। और अब x की वैल्यू जब हम 2 पुट करेंगे तो 1 + 2 क्या देगा 3। ये हो जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, ठीक है। उसी तरह से राइट हैंड लिमिट की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो यहाँ फंक्शंस जो डिफाइंड है वह है 5 - x, 5 - x। अब यहाँ x की वैल्यू जब हम पुट करेंगे, ठीक है 2, तो 5 - 2 घट के क्या देगा 3, ठीक है। और 2 पर भी फंक्शन डिफाइंड है 1 + x, इसलिए उसकी भी वैल्यू क्या आएगी 3। इसका मतलब कि तीनों की वैल्यू बराबर है, इसलिए ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, ठीक है, एट x बराबर 2। ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस
एट एक्स बराबर 2, ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, उसके अनुसार हम ऑप्शन डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि हमने यहाँ लिखा हुआ है कि ये जो फंक्शन है उसकी लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव और राइट हैंड डिराइवेटिव की वैल्यू अलग अलग आ रहा है, इसलिए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि फंक्शन जैसे अभी कंटिन्यूटी की बात हुई वैसे ही डिफरेंशियबिलिटी के लिए ये आवश्यक होता है कि लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव और राइट हैंड डिराइवेटिव की वैल्यू बराबर हो। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव हम कैसे निकालते हैं, तो लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव अगर हमें निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है, अगर x बराबर a पे चेक कर रहे हैं तो f a माइनस एच माइनस एफ ए बटा में h, ये निकालेंगे। और जब राइट हैंड लिमिट निकालना होगा तो a प्लस एच करना होगा। ठीक है, तो इसको जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, आप जैसे अब एक निकाल के हम दिखा दे रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए, तो एफ ए माइनस एच, ठीक है, तो यहाँ पे हम जो चेक कर रहे हैं वो 2 माइनस एच के लिए चेक कर रहे हैं, यानी 2 से छोटे के लिए। यानी यहाँ जो हमारा लिमिट आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये एफ 2 माइनस एच माइनस एफ 2 और बटा में h। ठीक है, तो 2 माइनस एच यानी 2 से छोटे के लिए जो फंक्शन डिफाइंड है वो डिफाइंड है 1 प्लस एक्स के रूप में। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स के रूप में अगर फंक्शन जब डिफाइंड है हमारे पास, ठीक, तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है वो देख ले रहे हैं हम लोग। तो यहाँ ये डिफिनीशन हम अप्लाई करेंगे, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन है 1 प्लस एक्स, तो 1 आएगा प्लस एक्स, एक्स के जगह पे क्या आएगा 2 माइनस एच माइनस एफ 2, तो एफ 2 पे भी फंक्शन 1 प्लस एक्स की तरह ही डिफाइंड है, तो 1 प्लस 2 यानी 3 आ जाएगा। अभी कंटिन्यूटी में भी हम लोगों ने निकाला कि एफ 2 की वैल्यू 3 होगी, तो ये -3 और बटा में क्या आ रहा है एच। अब यहाँ पे जब हम इसको कैलकुलेट करें तो देख रहे हैं कि ये 2 और 1 3 हो जाएगा और -3 है, तो 3 और 3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 h बाई माइनस एच बाई एच आ रहा है। ठीक है, और जब ये आएगा, ठीक, तो यहाँ से जब ये कैंसिल आउट होगा तो ये -1 वैल्यू दे देगा। ठीक है, यानी यहाँ पे जो डिराइवेटिव की वैल्यू एक आ रही है वो माइनस में आ रहा है, और उसी तरह से जब दूसरा हम वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ माइनस एच की जगह क्या आएगा प्लस एच आएगा, तो जब प्लस एच आएगा तो उस केस में हमारे पास जो उसकी डिराइवेटिव आएगी, राइट हैंड डिराइवेटिव आएगा वो +1 आएगा। ठीक है, दोनों वैल्यू अलग अलग आ रहा है, एक जगह -1 आ रहा है, एक जगह +1 आ रहा है, इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन पे अब गौर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा गौर करने वाली बात है, ये लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव जो 1 लिखा हुआ है तो ये -1 आ रहा है और ये +1 आ जाएगा, दोनों यानी अलग अलग आ रहे हैं, इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं है। यानी ऑप्शन जो है वह आपका बी, जो बी है वह करेक्ट है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है इस क्वेश्चन नंबर 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इफ़ द फंक्शन एफ एक्स, ये फंक्शन डिफाइंड किया गया है, x बराबर π/2 है और x नॉट इक्वल टू π/2 है। ठीक है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो k की वैल्यू निकालना है। इस क्वेश्चन में यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है सही विकल्प क्वेश्चन के अनुसार वो आ रहा है 6। ठीक है, ये यहाँ सॉल्व करके हमने लगा दिया हुआ है, तो k का मान आ रहा है 6, लेकिन ऑप्शन में कोई भी वैल्यू 6 नहीं है, यानी यहाँ पे क्वेश्चन में या तो मिसप्रिंट है या ऑप्शन में मिसप्रिंटिंग है। ये k की वैल्यू 3 आएगी कब, ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा कब, जब जहाँ k लिखा हुआ है, इस प्रश्न पे गौर आप करेंगे, जहाँ k लिखा हुआ है वहाँ 2k होना चाहिए। अगर 2k वो रहेगा तो ये k की जो वैल्यू 2k बराबर 6 हो जाएगा, और 2k बराबर 6 अगर होगा तो k का मान जो है 3 हो जाएगा। ये तभी संभव होगा जब k की जगह पे 2k हो। इसका सॉल्यूशन हम लोग देख ले रहे हैं। ठीक है, कि कंटिन्यूटी के लिए ये बात हम लोगों ने किया है कि जो लिमिट की वैल्यू होनी चाहिए और फंक्शन की वैल्यू होनी चाहिए वो बराबर होनी चाहिए।
ठीक है। तो इसका जो लिमिट का वैल्यू निकाल रहे हैं हम, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा तभी ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो कोई एक लिमिट हम लोग निकाल ले रहे हैं, तो इसका जो लिमिट की वैल्यू आ रही है वो k/2 आ रही है, आप ये देख रहे होंगे। ठीक है, साइन h/h जो है लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसका मान 1 हो जाएगा और k/2 बाहर आ रहा है। ठीक है, तो ये k/2 आ रहा है और k/2 का वैल्यू क्या होगा, फंक्शन का वैल्यू चूंकि 3 है तो 3 के बराबर होगा, यानी k/2 3, इसलिए k का मान 6। तो 6 ऑप्शन नहीं है, ठीक ना। तो इसीलिए यहाँ इस प्रश्न में हमें ये कहना है कि अगर k के जगह 2k होगा तो तब ऑप्शन आएगा, इसका सही उत्तर 3 आएगा, तब ये ऑप्शन सही होगा, अन्यथा इस प्रश्न का सही उत्तर 6 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ये आसान सा प्रश्न है, डेरिवेटिव्स से आया हुआ है, डिफ्रेंशिएशन करना है dy/dx। ठीक है, हमारे पास ये दिया गया है y बराबर x प्लस b टू दी पावर m। ठीक है, तो गौर करिए यहाँ पे, इसको अगर हम लोग ये देखते हैं कि अगर x का पावर n है, अगर हमारे पास डिफ्रेंशिएशन करना है x टू दी पावर n का, तो ये होता है n इंटू एक्स टू दी पावर n-1। ठीक है, तो उसी टाइप से इसको चेन रूल से हम कर सकते हैं। तो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे dy/dx, ठीक है, तो चेन रूल अप्लाई करना होगा क्योंकि यहाँ x नहीं है, ax प्लस b है। ठीक है, तो हम ये इसको x के जैसा अगर ट्रीट करें तो ये m बाहर आएगा, तो m इंटू ax प्लस b का पावर एक कम होगा, यानी m-1 होगा, m-1। ठीक है, इनटू हमें फिर ax प्लस b का डेरिवेटिव करना होगा, तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो a इंटू 1 हो जाएगा और b का क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली क्या दे रहा है, a दे रहा है, a, तो a से और मल्टीप्लाई होगा तो ये ma हो जाएगा, ma टाइम्स ax प्लस b टू दी पावर m-1, जो आप देख पा रहे होंगे कि ये ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई डायरेक्ट फॉर्मूला पर जो नहीं है उसके लिए हम लोग चेन रूल इस्तेमाल करते हैं। ये क्लास 11th में भी डिस्कस इस पे हुआ है कि चेन रूल क्या कहता है, आपको ध्यान करा दें तो, कि अगर कोई फंक्शन है हमारे पास y बराबर f(x), y अगर फंक्शन है मान लीजिए t का, और t जो है अगेन फंक्शन है किसका, x का, कुछ इस तरीके का। ठीक है, तो उस केस में हम चेन रूल लगाते हैं, कब, जब dy/dx हमको निकालना हो। तो हम क्या करते हैं कि पहले dy/dt निकाल लेते हैं और फिर dt/dx निकाल लेते हैं, dt/dx, और दोनों को डिवाइड कर देते हैं, और जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमें dy/dx प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसी को इस तरह से लिख सकते हैं कि dy/dt इंटू dt/dx, dt/dx, ये चीज़ हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, और ये लिखना यहाँ लिखा जाना चाहिए dx/dt, अगर डिवाइड कर रहे हैं तो dx/dt। ठीक है, ये चेन रूल हमारे पास होता है कि y चूँकि t का फंक्शन है तो t के सापेक्ष उसका डिफ्रेंशिएशन कर लें। ठीक है, इसकी ज़रूरत हालांकि नहीं है यहाँ पे, आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। इसको ध्यान रखिए ये कि dy/dx बराबर dy/dt, चूँकि y फंक्शन है t का और t फंक्शन है अगेन x का, तो dt/dx, इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो dy/dx हमें मालूम चल जाएगा। तो इस प्रश्न में हमारे कहने का मतलब ये था कि जो x प्लस b था उसको आप t मान सकते थे, और ये चेन रूल अप्लाई ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 24, ये भी dy/dx हमको निकालना है, यहाँ भी चेन रूल का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो चेन रूल के तर्ज पे ही इसको हम करके आपको दिखा दे रहे हैं। तो हमारे पास दिया गया है y बराबर साइन इनवर्स 2x, तो हम क्या कर लेते हैं, हम मान लेते हैं, पुट कर लेते हैं कि जो
हमारे पास 2x है, इस 2x को t मान लें, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हमारे पास हो जाएगा साइन t, साइन इनवर्स t, ठीक है। और t बराबर क्या है, तो t बराबर है 2x। अब यहाँ से वही चेन रूल की जो बात हमने किया कि हम निकाल लेंगे क्या, पहले dy बाई डी टी और फिर dt बाई डी एक्स। तो dy बाई डी टी साइन इनवर्स t है, तो साइन इनवर्स t का क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। और dt बाई डी एक्स उसी तरह से निकाल लें, dt बाई डी एक्स एंड dt बाई डी एक्स, एक्स के सापेक्ष इसको करेंगे तो 2 इंटू एक्स है, तो एक्स के सापेक्ष करेंगे तो 1 होगा जाएगा, यानी 2 इंटू 1 बराबर 2। अब इसलिए चेन रूल इस अप्लाई हम करें तो dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, दोनों का प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा 2 बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो t का जैसे ही वैल्यू यहाँ पुट करेंगे ये 2 बाई अंडर रूट टी का मान क्या था 2x, तो 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर, यानी 1 माइनस 4x स्क्वायर, ये आ रहा है 2 बाई अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। ये देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो ये आप यहाँ पे गौर करिए 2 बाई अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, यह ऑप्शन बी है। तो इसका जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का वह होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, 2 बाई अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। ऐसे आप इसको चेन रूल से करेंगे, और नहीं तो आप 2x को आप x की तरह ट्रीट करिए और फिर 2x का कर दीजिए तो भी यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे हमारे पास दिया गया है y बराबर ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर जो 25 है इसमें y बराबर दिया गया है ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ dy बाई डी एक्स निकालना है, तो जैसे अभी पहले दो प्रश्न किए उसमें से कोई एक मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले मेथड आसान पड़ता है अगर उसको आप समझ जाएं तो। अब ई टू दी पावर एक्स की तर्ज पे जैसे इसको अब माने तो ई टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ई टू दी पावर एक्स ही, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ है, कुछ फॉर्मूले हमने लिख दिए हुए हैं और क्वेश्चन नंबर 26 में भी डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ दिया गया है। तो ये ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स ही होगा, तो ये ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर ही इसको रहने दे रहे हैं। अब चूंकि ई टू दी पावर एक्स में एक्स के जगह पे एक्स स्क्वायर है, इसलिए उसका डिफ्रेंशिएशन हमें फिर करना होगा, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, इसको अरेंज कर लेंगे तो ये 2x इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर। तो ये ऑप्शन हमारे पास दे रहा है ऑप्शन बी में, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 25 का, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 26 में आप देख रहे हैं कि ए टू दी पावर एक्स का यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करना है, तो ये सेकेंड देखिए यहाँ पे लिखा गया है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ए टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए होगा। ये 4 फॉर्मूले यहाँ लिखे गए हैं, इसको आपको ध्यान रखना होगा, कोई एक फॉर्मूला एग्जाम में पूछ सकता है। तो ए टू दी पावर एक्स का ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए होगा। देखिए एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन जो है एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन होते हैं और इनमें आपस में रिलेशन होगा, वो रिलेशन को समझ जाते हैं अगर आप, तो इस तरह के प्रश्नों में आप कभी नहीं फंसेंगे। कोई क्वेश्चन में वैसा आएगा तो हम इनके रिलेशन की चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 ये हमारे पास है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में अभी ए टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन पूछा था, अब यहाँ हमारे पास लॉग ए टू दी पावर एक्स का पूछ दिया है ये 27 में, ठीक है। तो गौर करिए यहाँ पे भी लॉग का कुछ प्रॉपर्टी है, उसका इस्तेमाल अगर हम करें तो इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहाँ डिफ्रेंशिएशन देखिए हमें करना है किसका, लॉग ए टू दी पावर एक्स का, ठीक है। तो ये लॉग ए टू दी पावर एक्स जो लिखा हुआ है, अगर इसको आप गौर करें तो लॉग की देखिए प्रॉपर्टी से अगर इसको हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं ये लॉग ए टू दी पावर एक्स को आधार ई बना करके किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग ई, यानी ई इसका बेस है। यहाँ कुछ नहीं लिखा गया है कि यहाँ पे बेस कितना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बेस जो है ई इसका ला सकते हैं और ऊपर एक्स ले लें
ठीक है। और नीचे ये लॉग की प्रॉपर्टी है, और लॉग बेस ई और नंबर जो है जिसका निकालना है लॉग वो ए, ऐसा हम लिख सकते हैं। बेस दोनों का ई बना सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी की तर्ज पे आप इसको याद रख सकते हैं। ये किसी में भी ऐसा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो अगर इसका हम यहाँ इस्तेमाल अगर करना चाहें तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अब ये जो लॉग ए आप देख रहे हैं यहाँ पे बेस ई लिखा गया है, ये जो है ये आपको एक्सपोनेंशियल को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे ई बेस लिखा जाए या नहीं लिखा जाए, कहीं नहीं लिखा है तो आपको उसको ये समझना है कि वहाँ बेस ई ही है। जैसे इस पर में क्या है कि कुछ यहाँ पे होना चाहिए। इस प्रॉपर्टी का जब इस्तेमाल हम करेंगे तो अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो log x का 1/x हो जाएगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/x इंटू 1/log a। जो ऑप्शन हमको a दिखाई दे रहा है 1/x टाइम्स log a, तो पहला विकल्प इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 का 28 में हमारे पास दे रहा है ये एप्लीकेशंस ऑफ डिराइवेटिव्स से क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें हमारे पास क्या देख रहे हैं कि ये कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस आर व्हेन आर इज 6 सेंटीमीटर। हमें रेट ऑफ चेंज मेजर करना है। ठीक है, किसका? एरिया का विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। ठीक है, तो एरिया को हम लोग डिनोट करते हैं ए से, और एरिया क्या होता है सर्कल का? पाई आर स्क्वायर। तो एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है? डी ए बाई डी आर, रेट ऑफ चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, यानी डी ए बाई डी आर कैलकुलेट करना है कब? जब आर का मान कितना हो? 6। तो डी ए बाई डी आर के रिस्पेक्ट में इसको डिराइवेटिव करते हैं तो पाई कांस्टेंट है, पाई वैसे ही हो जाएगा, और आर स्क्वायर का क्या होगा? 2r। आर की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं तो 2 पाई इंटू आर का मान है 6, तो 6 2 जा 12 पाई आएगा। ठीक है, ये और ये एरिया है, तो भाई एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर और बटा में सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस है यानी ये यूनिट होगा। ये क्वेश्चन ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है द फंक्शन इज, जो फंक्शन दिया गया है हमारे पास वो दिया गया है x³ -6x² प्लस 15x और -12। ठीक है, ये फंक्शन पूछा जा रहा है कि कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, ठीक है, या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों है। तो ध्यान दीजिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा? जब f' की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, ये और डिक्रीजिंग कब होगा? जब f' की वैल्यू लेस देन 0 हो। तो पहले हम लोग f' निकाल ले रहे हैं। तो f' की जो वैल्यू यहाँ आ रहा है वो आ रहा है 3x² -6 दूना 12x और प्लस 15। ठीक है, अब देख ले रहे हैं कि ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है कि निगेटिव वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो मेथड पे अब जाने से पहले इसको यहीं से हम देख ले रहे हैं कि f' कैसा आ रहा है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तो क्या होगा कि ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो देखते हैं, इसको इस तरह से कर देते हैं। यहाँ से अगर हम 3 कॉमन ले लें तो x² -4x प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो चीज़ दिया हुआ है इसको हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं, x² -4x प्लस 4 और प्लस 1, इसको 2 भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। अब x² -4x प्लस 4 जो है ये आप गौर करिए तो ये x -2 का होल स्क्वायर है, x -2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया x -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 1 ये। तो अब यहाँ पे अगर आप गौर करें, ठीक है, तो ये x -2 का जो होल स्क्वायर है ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसमें जब हम 1 जोड़ रहे हैं तो भी ये पॉजिटिव होगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी पॉजिटिव होगा। यानी हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है कि जो f' है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या स्ट्रिक्टली ग्रेटर है। ठीक है ना, स्ट्रिक्टली ग्रेटर है, हम ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रिक्टली यहाँ ऑप्शन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात है। तो f' जो है ऑलवेज पॉजिटिव है। ठीक है, ग्रेटर देन 0 है, और इसका मतलब ये क्या है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ये आप हम लोग ऑप्शन में देख ले रहे हैं कौन सा ऑप्शन है हमारे पास। ये ऑप्शन है बी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, पूरा रियल नंबर आर पे, यानी एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सारे रियल नंबर के लिए यह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 30 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन 31 हमारे पास है। ये इसका सॉल्यूशन यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है, इसको देख लेते हैं। ये सॉल्यूशन थोड़ा सा आपको क्लियर करके दिखा रहे हैं। ये इस फंक्शन में कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 31 में कि द फंक्शन इज डिक्रीजिंग फॉर, यानी किस इंटरवल के लिए ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पे भाई इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए हमने ये बात किया था कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है तो किस इंटरवल के लिए ये फंक्शन यानी एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमने ये कैलकुलेट किया हुआ है एफ डैश एक्स, ये आ गया 3x² माइनस 12x प्लस 9। ठीक है, इसको फैक्टराइजेशन जब कर दिए तो 3 टाइम्स x माइनस 1 और x माइनस 3 आ रहा है। और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए कि एफ डैश एक्स लेस देन 0 होनी चाहिए, ये बात हो रही हुई अभी। तो ये 3 टाइम्स x माइनस 1 और x माइनस 3 ये लेस देन 0 होगा। ठीक है, दो का प्रोडक्ट लेस देन 0 है। ये ऐसा अगर रहे x माइनस अल्फ़ा और इंटू एक्स माइनस बीटा, ठीक है, लेस देन 0, तो आप ये ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वह इनके बीच में आएगी। ठीक है ना, ये अल्फ़ा और बीटा में कौन बड़ा छोटा है उसके अनुसार आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है अगर अल्फ़ा बीटा से छोटा है तो x की वैल्यू लाइज करेगा अल्फ़ा से बड़ा होगा और बीटा से छोटा होगा। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आ रही है आप देख रहे होंगे ये 1 और 3 के बीच में आ रहा है, यानी इसका जो ऑप्शन जो सही है वो आ रहा है 1 से 3, यानी ऑप्शन ए आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। 32 में कहा जा रहा है कि किस अंतराल में जो फंक्शन है एफ एक्स, ये 32 है, यहाँ पे एफ एक्स बराबर हमें दिया गया है एक्स टू दी पावर एक्स, और पूछा जा रहा है कि किस इंटरवल में ये फंक्शन जो है डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये हमको बात करना है कि किस इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे गौर ये करना है कि ये यहाँ पे डिक्रीजिंग अगर है तो फिर हमें एफ डैश एक्स निकालना होगा। ठीक है, तो जब एफ डैश एक्स जब हम इसका निकालेंगे, एफ डैश एक्स इसको हम निकालेंगे तो ये एक्स टू दी पावर एक्स, ठीक है, इसको यू मान करके आप जब निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास कितना, एक्स टू दी पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स हो जाएगा। ये आप जब निकालेंगे तो एक्स टू दी पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स हो जाएगा। ठीक है, और अभी बात हुई कि डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, तो लेस देन 0 होना चाहिए। अब लेस देन 0 हो रहा है, इसका मतलब ये है कि 1 प्लस जो लॉग एक्स है, ठीक है, क्योंकि ये एक्स टू दी पावर एक्स जो है ये इसको इक्वेट करेंगे तो 1 प्लस जो लॉग एक्स है वो लेस देन 0 मिलेगा यहाँ से हमें। और जब इसको सॉल्व करेंगे और तो ये हम लिख सकते हैं इसको कि लॉग एक्स लेस देन -1, 1 को उधर भेज दीजिए। तो यहाँ से गौर करिए और आगे क्या होने वाला है। तो ये जो -1 है इसको अगर लॉग के फॉर्म में लिखें तो देखिए इसको क्या कर सकते हैं हम, लॉग एक्स लेस देन, ये log 1 का मान 0 होता है तो इसको हम लिख सकते हैं log 1 माइनस log e। ठीक है, बेस ई पर, क्योंकि यहाँ कुछ बेस नहीं है मैंने बेस ई है, तो log e लिख सकते हैं 1 को, और log 1 माइनस log e, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, log 1 का मान 0 हो जाएगा। तो ये log x जो है वह लेस देन हमें प्राप्त होगा, इसको log m माइनस log n का जब लगाएंगे फॉर्मूला तो log m बाई n हो जाएगा, तो ये log हमें 1 बाई ई मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से दोनों तरफ से अगर log हम हटा लें तो हमें क्या मिलेगा, x लेस देन 1 बाई ई। एक और बहुत करने वाली बात है कि जो log परिभाषित होता है वो पॉजिटिव नंबर्स के लिए परिभाषित होता है, तो जो x यहाँ पे होगा वो x ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, ये भी कंसीडर आपको करना होगा। तो इससे हमें ये प्राप्त होता है कि जो x है वो x लाइज कर रहा है कहाँ से, 0 से बड़ा है और 1 बाई ई से छोटा है। यानी ये जो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा वो किस इंटरवल में होगा, तो 0, 1 बाई ई। ये कौन सा विकल्प है देख लेते हैं हम लोग, ये ऑप्शन है बी, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। इस प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32 का जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर जो 33 है यह मिसिंग है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत यहाँ प्रिंट किया गया है, क्योंकि इस क्वेश्चन पे हमने थोड़ा सा ध्यान गौर किया
तो इसको ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे कुछ क्वेश्चन इसमें आर एस अग्रवाल से आए हुए हैं और वहाँ क्वेश्चन जो था उसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ करके भी यहाँ लिखा गया है इसमें और उसी में गलती हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन था 33 जो यहाँ पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को इस प्रकार से वहाँ पर दिया गया है कि फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ के फॉर विच एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 1,2। ठीक है, लिस्ट वैल्यू के का निकालना है। यहाँ इंटरवल दे चुका है 1,2, आप देख रहे हैं 1,2 दे चुका है और ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमारे पास जो वो पूछा रहा है कि जा रहा है कि लिस्ट वैल्यू के का निकालिए जिससे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है सारे रियल नंबर एक्स के लिए। अब लिस्ट वैल्यू जब के का पूछा जाएगा तो के का भाई लिस्ट वैल्यू कोई एक नंबर आएगा ना, कोई एक रियल नंबर आएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ ऑप्शन के ग्रेटर देन 3, के बराबर 3, के ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ऐसा आ रहा है। और ये प्रश्न का जो सही उत्तर है यहाँ आप ऑप्शन देख रहे हैं 2, 1, -1, -2 आ रहा है। ठीक है, तो इस इंटरवल में जो इसका वैल्यू आता वो -2 आता शायद। ठीक है, तो ये तब होता जब क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता। तो ये हमारे समझ से ये क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, यहाँ से इसको सॉल्व करने से हमें कोई प्राप्त नहीं हो पा रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। ये डाउटफुल प्रश्न है यहाँ जो पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 34। ये भी क्वेश्चन देखिए आर एस अग्रवाल्स में जो है कुछ क्वेश्चन MCQ दिए रहते हैं, वहीं से कुछ प्रश्न डायरेक्टली यहाँ पूछ दिए गए हैं और जहाँ पे थोड़ी सी उन्होंने क्वेश्चंस को फेरबदल करने का कोशिश किया हुआ है उसमें क्वेश्चन को उन्होंने टाइपिंग करने में कहिए या कि और भी लॉजिक नहीं लगाया, इसलिए क्वेश्चन वो गलत पूछ दिए हैं। ये पूछने का तरीका थोड़ा दूसरे तरीका होना चाहिए, अभी आगे कुछ प्रश्न में भी हम लोग देखेंगे। तो ये प्रश्न जो है सो उसी से आया है 34 भी। ये प्रश्न का यहाँ सॉल्यूशन यहाँ लगाया है हमने। ये पूछा जा रहा है मैक्सिमा और मिनिमा से। अब ये क्वेश्चंस आ रहे हैं तो देखिए मैक्सिमा के लिए या और मिनिमा के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होता है। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आसान होता है जिसको हम अप्लाई करते हैं बहुत जगह पे। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो एफ डैश एक्स होता है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, एक्स उन्हीं पॉइंट्स पर हमें मैक्सिमा और मिनिमा प्राप्त होता है जिस पे एफ डैश एक्स क्या हो, 0 हो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मैक्सिमा और मिनिमा के लिए देखिए कुछ कर्व इस तरह से चलता है। तो लोकल और मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की हम बात करते हैं तो भाई यहाँ एक टॉप है, तो टॉप पर क्या होगा कि जो टेंजेंट होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, यानी उसका स्लोप 0 होगा। तो एफ डैश एक्स जो डिराइवेटिव है वो क्या बतलाता है, dy/dx जो है वो टेंजेंट का स्लोप बताता है, तो वो स्लोप 0 होना चाहिए। ठीक है, वो टॉप पर भी होगा और बॉटम पर भी होगा। ठीक है, तो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए आपको एक कंडीशन याद रखना है कि जो dy/dx होना चाहिए यानी एफ डैश एक्स होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। जिस पॉइंट पर एफ डैश एक्स या dy/dx 0 होगा उसी पॉइंट पे फंक्शन जो होगा है उसके पास मैक्सिमा या मिनिमा होगा। ठीक है, या उसको हम लोग लोकल मैक्सिमा मिनिमा कहें या एब्सोल्यूट की बात करें, तो यहाँ इन जनरल हम लोकल मैक्सिमा और मिनिमा की ही बात करते हैं जब इंटरवल में बात करते हैं। तो इस प्रश्न पे आप गौर करिए, तो यहाँ पे हमको एफ डैश एक्स पहले निकालना होगा, उसको 0 से इक्वेट करके एक्स की वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इस प्रश्न में कि यहाँ पे आप गौर करिए, ये एफ डैश एक्स का वैल्यू आ रहा है, यहाँ एक्स उससे कैलकुलेट किया गया तो एक्स का वैल्यू जो आ रहा है -π/2 आ रहा है। और जब डबल डेरिवेटिव निकाला जा रहा है इस पॉइंट पे -π/2 पे, तो वो कैसा आ रहा है, वो निगेटिव आ रहा है। तो जब निगेटिव आएगा तो मैक्सिमा होगा, उस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो मैक्सिमा होगी। अगर डबल डेरिवेटिव निगेटिव आ रहा है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है वहाँ मैक्सिमा होगा। और अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू उस पॉइंट पर जो है वो पॉजिटिव आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो वहाँ मिनिमा होता है। तो ये जो -π/2 आया था उस पॉइंट पर अब हमें यहाँ पे मैक्सिमा मिल रहा है। तो इसका जो सही विकल्प है वो आ रहा है एक्स बराबर -π/2, ये ऑप्शन डी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 34 का। 35, द लिस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स बराबर e⁻x प्लस e⁻−x। लिस्ट वैल्यू पूछा गया है यानी मिनिमम वैल्यू पूछा गया है, तो यहाँ पर भी एफ डैश एक्स निकालना होगा। ठीक है, तो एफ डैश एक्स जब यहाँ निकाला गया तो भाई e⁻x का जब हम करेंगे तो e⁻x ही होगा, e⁻−x का करेंगे तो माइनस टाइम्स e⁻−x हो जाएगा। जब इसको 0 के इक्वेट करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, e⁻x बराबर e⁻−x। इसको अगर इस तरफ ट्रांसफ़र कर दीजिएगा तो ये x जुड़ जाएगा यानी e⁻2x बराबर 0। अब भाई ये 0 को हम क्या लिख सकते हैं,
तो जीरो कब हमें प्राप्त होगा ये देखना होगा। तो जीरो कब प्राप्त होगा, जब x की वैल्यू जीरो हो। ठीक है, ये तभी संभव है जब x की वैल्यू हमारे पास क्या हो, जीरो हो। क्योंकि जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, ये जीरो नहीं होगा, यहाँ वन प्राप्त होगा। ये माइनस एक्स था ना, तो इसको इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे हम लोग, तो यहाँ वन बचेगा, जीरो नहीं बचेगा, क्योंकि इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो फिर माइनस ना हो जाएगा, तो ये वन आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो रहा है, यहाँ वन प्राप्त होगा। और वन को क्या लिख सकते हैं, ई टू दी पावर जीरो। तो यहाँ से 2x बराबर जीरो, यानी x बराबर हमें प्राप्त होगा जीरो। ठीक है, तो x बराबर यहाँ हमें जीरो प्राप्त हो रहा है। तो इस फंक्शन में जो मिनिमम वैल्यू प्राप्त होगा वह हमें जीरो पर मिलेगा। ठीक है, एफ डबल डैश की जो वैल्यू यहाँ आ रहा है इस जीरो पर, वह आ रहा है 2, यानी पॉजिटिव आ रहा है, तो यानी मिनिमम मिल रहा है x बराबर जीरो पर, आप यहाँ देख रहे होंगे। और x बराबर जीरो पर जब फंक्शन में पुट किया जा रहा है x बराबर जीरो, तो आप सॉल्व करेंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा। तो इसका जो लिस्ट वैल्यू होगा वो 2 होगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36 में हमें इफ़ द टेंजेंट आर पैरेलल टू वाई एक्सिस देन, तो ध्यान दीजिए अगर टेंजेंट पैरेलल है वाई एक्सिस के तो डी वाई बाई डी एक्स बाई डी वाई जीरो होगा। और अगर टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के, ठीक है, ये टेंजेंट नॉर्मल हालांकि सिलेबस से, ये जैक बोर्ड के सिलेबस से हट चुका है, सीबीएसई के लिए ये अभी भी एप्लीकेबल है। तो जैक बोर्ड वालों के लिए ये तो सिलेबस से हट चुका है, फिर भी पूछा गया है, तो आपको ये ध्यान इस पर करना होगा। तो एक्स एक्सिस के लिए ध्यान रखना है कि टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो होगी, और अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो डी एक्स बाई डी वाई की जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी। तो यहाँ पूछा था वाई एक्सिस के, तो डी एक्स बाई डी वाई जीरो होगा। ये क्वेश्चन 36 का ऑप्शन बी करेक्ट है। 37 में पूछा जा रहा है कि फाइंड द टेंजेंट टू द कर्व। ये टेंजेंट निकालना है इसका, ये जो दिया गया है वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, तो इसको भी कर ले रहे हैं। टेंजेंट का यहाँ से इक्वेशन हमको निकालना होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे x का मान 2 दिया हुआ है, तो x का मान जब 2 पुट करेंगे, x बराबर 2 पर y का जो मान मिल रहा है हमको, वो x बराबर 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2, ठीक है, और प्लस 1 है, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 4 12, और एक कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें प्राप्त हो जा रहा है। लेकिन ये ध्यान देना है कि फाइंड द टेंजेंट यहाँ लिख रहा है, गौर करिए। और ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या स्लोप ऑफ टेंजेंट इसको कहना चाहिए। ये भी क्वेश्चन देखिए इसी तरह है कि कुछ क्वेश्चन इसमें मिस हैं, इसको पूछने का तरीका अलग होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे फाइंड द टेंजेंट, तो टेंजेंट निकालना है कर्व का। ठीक है, तो स्लोप होना चाहिए ना, या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कहिए या स्लोप ऑफ टेंजेंट कहिए, केवल टेंजेंट टू दी कर्व का कोई मतलब यहाँ नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन जैसा दिया है उसके अनुसार इसका हमको स्लोप निकालना होगा। ठीक है, तो स्लोप हमको निकालना होगा, तो उसके लिए हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना होगा। ठीक है, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स ही स्लोप बताएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू निकालेंगे तो ये 2x प्लस 4 हो जाएगा। और एट एक्स बराबर 2 की पर जब बात की गई है, तो एट एक्स बराबर 2 पर यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, तो 2 दूना 4 प्लस 4, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी तब करेक्ट हो जाएगा। यानी इस प्रश्न में ये स्लोप पूछा जा रहा है, यहाँ स्लोप मिसिंग है। यहाँ होना चाहिए कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। ठीक है, ये क्वेश्चन में स्लोप यहाँ मिसिंग है। 38 यहाँ पे भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो वैसे ही वहाँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या स्लोप ऑफ टेंजेंट ये देना चाहिए। तो क्वेश्चन के अनुसार वहाँ लिखा होना चाहिए स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं, ये दिया गया है, इसको आप यहाँ पे देखिए। जो टेंजेंट निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो उसके लिए जो इक्वेशन हमारे पास होता है वो इस तरह से लिखा जाता है। किसी पॉइंट पे अगर निकालना है तो y माइनस वाई वन बराबर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, जिस पॉइंट पे निकालना है x1 y1 और इंटू एक्स माइनस x1। आप जानते हैं कि ये क्लास 11th का ही है कि किसी एक पॉइंट से जाने वाले लाइन का इक्वेशन। ठीक है, तो x1 y1 से जाने वाले लाइन का इक्वेशन इस प्रकार से लिखा जाएगा, जिसका ये डी वाई बाई डी एक्स जो है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट ही बताता है। तो वो इक्वेशन इस तरह का हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ देख रहे हैं आप, निकाला गया है 1 और 3 पर इसकी वैल्यू आ रहा है 2, वो यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 1, क्योंकि पॉइंट जो है
वो 1,3 है। इसी को सॉल्व कर देने पर ये आ जा रहा है 2x माइनस वाई प्लस 1, जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39, फाइंड द, यहाँ भी देखिए स्लोप मिसिंग है, यहाँ होना चाहिए फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है, टू दी कर्व। तो ये स्लोप निकालना है हमको। इसमें भी हमारे समझ से कोई ऑप्शन शायद करेक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ y बराबर दिया हुआ है x² प्लस 5x माइनस 9, ठीक है। यहाँ dy/dx हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2x और प्लस 5, ठीक है। तो स्लोप जो नॉर्मल का होता है वो रिवर्स हम लोग कर देते हैं, -1/dy/dx, ठीक है। ये तो भाई ये हमको x बराबर 2 पे निकालना है, ठीक है। तो x बराबर 2 पे पहले इसी का वैल्यू निकाल ले रहे हैं। तो x बराबर 2 पे क्या आ रहा है, ये 2 × 2 प्लस 5, 4 प्लस 5 क्या आ जा रहा है, 9 आ जा रहा है, ठीक है। तो जो स्लोप होगा नॉर्मल का, स्लोप ऑफ नॉर्मल, वह हो जाएगा -1/9, ठीक है। -1/dy/dx होता है, ठीक है। तो ये -1/9 हो जाएगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं है मौजूद। तो या तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें मिसिंग है या ऑप्शन में मिसिंग है। तो एक तरह से ये रॉन्ग क्वेश्चन है। इसका सही विकल्प जो आना चाहिए वो -1/9 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। यहाँ इक्वेशन नॉर्मल का निकालना है, ठीक है। कर्व दिया गया है, इसको हमने यहाँ सॉल्व कर दिया है। जैसे अभी टेंजेंट का इक्वेशन निकाला था उसी तरह से, केवल स्लोप हम चेंज कर देंगे। अभी हमने ये बात किया पिछले प्रश्न में कि नॉर्मल का जो नॉर्मल का जो स्लोप होता है वो -1/dy/dx होता है, ठीक है, जिस पॉइंट पे आपको निकालना है। तो ये आप देख रहे हैं dy/dx निकाला गया है। यहाँ 0,3 पर हमें पूछा गया है, एट दी पॉइंट 0,3, ठीक है। 0,3 पर हमें नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए, तो 0,3 यहाँ पुट कर दिया गया इसमें, ठीक है। यानी x का मान जब 0 पुट किया जाएगा तो ये 3 आ जाएगा, तो -1/3 हो जा रहा है। इक्वेशन वही रहेगा, ठीक है। y - y1 बराबर m टाइम्स x - x1, इसमें पुट कर दे रहे हैं तो x + 3y - 9, जो ऑप्शन ए में आ रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। इस तरह से हम लोगों ने ये जो जैक के द्वारा जो ये एग्ज़ाम हुआ था SA1 उसको कवर किया, उसके 40 प्रश्नों को। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स टू वॉच।